चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन जो है कल वोटिंग डे है, कल 5 तारीख है और कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस की जो है वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे ये वोटिंग शुरू होगी और शाम के 5 या 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। उसके बाद उसी दिन शाम को जो है रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अब तक जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ राकेश गुप्ता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है इलेक्शन की तैयारी चल रही है। राकेश जी, किस तरह से इलेक्शन की तैयारी चल रही है और क्या एजेंडा लेके आप फिर से इलेक्शन में उतरे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैम्बर इलेक्शंस ड्यू थे 30 अप्रैल को, मगर मेरा मानना था कि 30 अप्रैल की जो डेट है, एक तो गर्मी पूरे जोर पे होती है, प्लस जो भी इलेक्टेड टीम हो उस वक्त दरबार मूव कर चुका होता है, तो इमीडिएट इंटरेक्शन जो नई इलेक्टेड टीम की वो मुश्किल हो जाती है। तो हमने फैसला किया कि 2 महीने पहले इलेक्शन की जाए, जो नॉर्मली आगे जहाँ हम अगर इतिहास देखें तो आगे ड्रैग करने की कोशिश की जाती थी। तो हमने सक्सेसफुली इसमें साथ में हमने एक बड़े ही इंटेग्रिटी वाले इलेक्शन प्रेसिडेंट अपॉइंट किए, जो मिस्टर अनिल सूरी हैं, एक्स प्रेसिडेंट बड़ी ब्राह्मणा एसोसिएशन के। और हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि हमें फुल प्रूफ इलेक्शंस चाहिए जिसमें कोई भी जाली वोट ना पड़े। और हमने इंश्योर किया और हमारे इलेक्शन प्रेसिडेंट ने बिल्कुल जो वोटर्स कार्ड हैं उसके ऊपर वोटर्स के पिक्चर्स लगे हुए हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बोगस वोट पोल होगा। साथ ही साथ में वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है अंदर, ताकि कोई भी पोलिंग एजेंट किसी वोटर को इन्फ्लुएंस ना कर सके। सर, ये तो रही इलेक्शन की बात। काफ़ी सारी मुद्दे हैं, जैसे कि अगर हम वेयर हाउस जहाँ पे हम भी खड़े हैं, यहाँ की हालत जो है काफ़ी खस्ता है। हमने यहाँ पे व्यापारियों से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम आशा करेंगे जो नई टीम बने वो थोड़ा सा वेयर हाउस के बारे में सोचे। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि सिटी में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। व्यापारियों की ये कंप्लेन रहती है कि वहाँ तक जो है कस्टमर पहुँच नहीं पाते हैं। तो इस बारे में क्या, अगर आपकी टीम बन के आती है तो क्या आपके इनिशिएटिव्स रहेंगे? देखिए, मैं इसमें आपको 2 बातें बोलूँगा कि लैक ऑफ विजन रहा है कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स का। जम्मू में अगर बात करें तो उन्होंने प्रेजेंट को देखा, फ्यूचर को मद्देनज़र नहीं रखा, और वही रीज़न था कि यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ या हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो कमर्शियल स्पेसेस चाहिए थे बिजनेस के लिए, वो क्रिएट नहीं किए गए। आई मस्ट से कि जेडीए और हाउसिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है, दे हैव फेल्ड मिजरेबली एंड दे नीड टू बी क्वेश्चन, दे शुड बी टेकन टू टास्क कि वो किसके लिए बनाए गए थे, क्या उनकी प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग थी, इसमें टोटल उनका फेलियर रहा है। जहाँ तक वेयर हाउस की बात कर रहे हैं आप, ये जिस कंडीशन में हमारे व्यापारी लोग काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे तो हेल्थ हैजर्ड सबसे ज़्यादा है, ना तो यहाँ के सैनिटेशन प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जेडी के द्वारा, और डस्ट इतनी है, और ना ही यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ है लोडिंग अनलोडिंग की। तो बहुत एक लंबी डिमांड है जो हमें लगता है कि मास्टर प्लान जो भी पास हुआ है उसमें एड्रेस कर दी गई है, और अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो हम फोर्सेबली उठाएंगे सरकार के साथ। राकेश जी की जब मैं बात करूं, राकेश जी ना ही सिर्फ चैम्बर के लिए ही माने जाते हैं। राकेश जी की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे सोशल इश्यूज हैं जो राकेश जी ने काफ़ी उठाए जम्मू में, जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात हो या फिर जम्मू में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है तो राकेश जी सबसे आगे होते हैं। राकेश जी, काफ़ी सारे मुद्दे आपने जम्मू में उठाए, किस तरह से आप जो है आने वाले दिनों में जो है जम्मू में जो सोशल मुद्दे होते हैं उनको किस तरह से उठाएंगे? देखिए, सबको पता है कि अदर देन दिस कॉरपोरेट अफेयर्स, जो हम इकोनॉमी के लिए चैम्बर क्रिएट किया गया है, ट्रेडर्स बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हमने एम्स की सबसे पहले मांग हमने उठाई थी। उसके बाद एनआईटी में अगर कुछ कश्मीर में हमारे स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जहाँ पे हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स थे, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं अकेला शख्स हूँ जो एनआईटी कैंपस में जाके डायरेक्टर से मिला है, और आई इंश्योर्ड कि हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं। चाहे वो ट्रक अटैक हुआ उधमपुर में, तो हमें लगा कि डिस्टर्ब हो जाएगी कश्मीर डिवीज़न, तब भी हम कश्मीर में उतरे और रेजिडेंसी रोड में हमने जॉइंट चैम्बर एक के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप जो अभी बात की बांग्लादेशीज़ और रोहिंग्याज़ की, ये डिमांड सबसे पहले चैम्बर ने उठाई, और आज जो राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने मोहर लगाई है हमारी डिमांड पे, और उन्होंने डिटेल मांगी है, और हमने ऑलरेडी यहाँ की होम मिनिस्ट्री से बात की है और डीजीपी से बात की है कि हम इनको डिपोर्ट करके रहेंगे यहाँ से। हम सरकार को क्लियर चेतावनी दे रहे हैं कि डुग्गर प्रदेश की आन और बान पे अगर बात आई तो हर ललकार का जवाब यलगार से मिलेगा। हम किसी भी लिमिट तक जाएंगे, मगर रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को हम यहाँ से खदेड़ के रहेंगे। सर, आप एज ए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है।
अरुण जी से हमने बात की थी, जो आपके अपोनेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन के आता हूं तो मैं एज ए चैम्बर कोई काम करूंगा, ना कि एक वन मैन शो करूंगा। तो सर साइलेंटली एक आपके ऊपर इल्ज़ाम ही है कि अब वन मैन शो था, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पहले तो मैं अरुण जी ने जो आपको बयान दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश हिम वेरी गुड लक फॉर टुमारोज इलेक्शन, क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि वो चैम्बर को लेके चलेंगे साथ, तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हमने कारकर्दगी की, जितनी एमएनएसटी स्कीम्स, चाहे वो जीएसटी एमएनएसटी है, वैट एमएनएसटी है, पैसेंजर टैक्स एमएनएसटी है, चाहे वो सरकार से पैसे लाने की बात करें, तो फर्स्ट टाइम हमने सीडीएफ फंड में से एमएलएज और एमपी से 30 लाख रुपया लाया, माननीय हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे 25 लाख रुपया लाया, और जो हमने बिल्डिंग को ट्रांसफॉर्म किया है चैम्बर हाउस को, वो मेरा विजन और काम है। वो लोगों के लिए आई एम लाइक अ ओपन बुक, आई डोंट बिलीव इन एलिगेशंस और आंसरिंग देम। मैं खुली किताब हूँ, लोगों को जानता, लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं मेरी वर्किंग क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल जो है 5 तारीख को जो है इलेक्शन होंगे चैम्बर के, और कल सुबह से ही वोटिंग स्टार्ट होगी। नतीजा कोई भी हो, टीम कोई भी बन के आए, लेकिन जो मेन इश्यूज रहते हैं व्यापारियों के, उनको कौन एड्रेस करता है, ये देखना मुख्य है। आशीष कोहली, U4U वॉइस के लिए।